Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS classes. As you can see on your screen, today we are going to start fifth part of chapter 3. This is how do state government work. As you know, before to this part we have completed 4 part of this chapter and उन चारों पार्ट में हम लोगों ने जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है हमारी दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नर, मुख्यमंत्री या सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विधानसभा, इसके अलावा वाई कैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ये सारी डिटेल्स कंप्लीट कर ली है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, सो प्लीज़ पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं सारी वीडियो की, आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं ताकि आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 3, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कंटिन्यू। सबसे फर्स्ट जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि कल हमने कंप्लीट किया था, ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द विधानसभा, है ना। वी हैव स्टार्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड एज यू नो अंडर द बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, इंटू 2 हाउस। एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस जो कि स्टेट का होता है, और यूनिकैमरल में क्या होता है, सिर्फ एक ही हाउस होता है ना। जो हमने डिस्कस किया था कि बाई कैमरल में एक होता है विधानसभा और यूनिकैमरल में बाई कैमरल में एक होता है विधानसभा और विधान परिषद, और साथ ही साथ यूनिकैमरल में क्या होता है, सिर्फ विधान सभा। तो हमने विधानसभा की डिटेल्स डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिटेल अबाउट द विधान परिषद। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। विधान परिषद के बारे में डिटेल देखना हम लोग। विधान परिषद, या जो एक्चुअल नेम जिसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा को क्या बोला जाता था, विधानसभा को बोला जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद को क्या बोला जाएगा, विधान परिषद को बोला जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहले तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब पॉइंट आता है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो विधानसभा होती है, विधानसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस। शायद आप लोगों को याद होगा, लोअर हाउस कहा जा रहा था विधानसभा को। इसी तरह विधान परिषद को क्या कहा जाता है, ऑब्वियसली अपर हाउस कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही याद होना चाहिए कि विधान परिषद इज़ नॉन एज अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, आपको याद रहेगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देन यू विल रिमेंबर इट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। विधान परिषद को ही अपर हाउस कहा जाता है और विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ विधान परिषद। ठीक है ना, विधान परिषद के जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो कितने हो सकते हैं। विधान परिषद में मैक्सिमम नंबर जो हैं, विधान परिषद के मेंबर का जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना हो सकता है। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज़ 1/3 ऑफ विधानसभा। मतलब यदि बात की जाए कि जिस स्टेट में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है ना, मान लो वहाँ पे वाई कैमरल लेजिस्लेचर है और वहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जैसा कि हमें पता है 6 स्टेट में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उस स्टेट की विधान परिषद में, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, उस स्टेट की विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है उस स्टेट की विधानसभा, जिस स्टेट की विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, उसी स्टेट की विधानसभा की जो टोटल सदस्य संख्या है उसका 1/3। ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। सपोज़ कीजिए हमने बात की किसी एक स्टेट की विधानसभा का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लो महाराष्ट्र की विधानसभा में 100 मेंबर है ना, 100 मेंबर है, तो यहाँ की विधान परिषद में कितने मेंबर हो जाएंगे। तो हमने डिस्कस किया विधानसभा का 1/3, टोटल विधानसभा के जो मेंबर है उस स्टेट की, उसके 1/3। तो यहाँ हम 100 का क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 100 इंटू
1/3। या और इजी करने के लिए ले लेते हैं, सपोज महाराष्ट्र की विधानसभा में 120 मेंबर हैं, है ना। एग्जाम्पल हम अच्छे से देख लेते हैं। 120 मेंबर हैं तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ की विधान परिषद में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो विधानसभा का 1/3 है ना। अब यहाँ पे हम 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40, है ना। सो 1/3 मतलब 40 मेंबर। तो यहाँ की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं, 40 मेंबर। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि विधान परिषद में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, उस स्टेट की विधानसभा का 1/3। विधानसभा की जो सीट है उसका 1/3 वहाँ की विधान परिषद में क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह मिनिमम नंबर भी आता है कि भैया मैक्सिमम तो चलिए 1/3 हो सकता है ना, 1/3 हो सकता है, बट मिनिमम कितना हो सकता है, मतलब उससे कम मेंबर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे मिनिमम होता है 60, है ना। किसी भी स्टेट की जो 40 है ना, किसी भी स्टेट की जो विधान परिषद है उसमें मिनिमम मेंबर 40 होने चाहिए, कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर योर कंफर्मेशन वंसली आई वांट टू टेल यू, हमने कल विधानसभा में भी डिस्कस किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, और आज हम विधान परिषद में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विधान परिषद में आपको याद होगा, शायद आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, मैक्सिमम थे 500, वहाँ पे कितने थे, मैक्सिमम 500 और मिनिमम थे 60, मिनिमम थे 60। बट यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम है विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3 और मिनिमम कितना है यहाँ पे 40। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए कि मिनिमम 40 है यहाँ पे, मैक्सिमम विधानसभा का 1/3 है, और विधानसभा में मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 था। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने देखा था मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जो विधानसभा के मेंबर थे उन्हें हम क्या बोलते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA। इसी तरह यहाँ पे जो विधान परिषद के मेंबर हैं उन्हें हम कहते हैं MLC। वहाँ पे L था फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ C है फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। सो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि विधान परिषद के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हमने कल भी आपको बताया था, जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, है ना, हमारी जो विधान परिषद है उसके जो मेंबर होते हैं उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जो हमने MLA के बारे में डिस्कशन किया था या विधानसभा के मेंबर के बारे में डिस्कशन किया था, तो उनको कैसे इलेक्ट किया जा रहा था, दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। वो डायरेक्टली इलेक्शन के माध्यम से, मान लो जो भी व्यक्ति मोर देन 18 ईयर ओल्ड है वो क्या करते हैं, वोट देते हैं और हमारे जो MLA होते हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के माध्यम से। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो विधान परिषद के मेंबर हैं, है ना, जो विधान परिषद के मेंबर हैं वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उसकी प्रोसेस अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहीं पे याद रखना है कि ये इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है ना। अब कैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनका कंपोजिशन कैसे बनता है, ये पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये पॉइंट अभी तक आपको क्लियर होंगे अबाउट द विधानसभा। लेट्स मूव अबाउट द कंपोजिशन। देखते हैं यहाँ पे हम कंपोजिशन के बारे में कि कैसे कंपोजिशन होता है विधान परिषद का, मतलब विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो आते कैसे हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि इनडायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट तो इनके लिए इलेक्शन नहीं होता है, तो इनडायरेक्ट कैसे आते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है 1/3 आर इलेक्टेड टू विधानसभा, ठीक है ना। जो विधान परिषद के टोटल मेंबर हैं, है ना, याद रखोगे यहाँ पे हम अभी विधानसभा का पॉइंट ले रहे हैं विधान परिषद के लिए, मतलब विधान परिषद के जो टोटल मेंबर हैं उनका 1/3। मान लो विधान परिषद में 180 मेंबर हैं, सपोज करो, है ना, या मान लो 300 मेंबर हैं,
ठीक है। विधान परिषद में मान लो 300 मेंबर हैं, तो 300 का 1/3 मतलब कितने मेंबर हो जाएंगे? 300 का 1/3 मतलब विधान परिषद में यदि टोटल 300 मेंबर हैं तो 300 का 1/3 मतलब कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 100 मेंबर। तो 100 मेंबर कहाँ से आ जाएंगे? हमारे विधानसभा से। विधानसभा से 100 मेंबर आएंगे हमारे, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? विधानसभा से 1/3 मेंबर इलेक्ट होंगे हमारे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड टू विधानसभा। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट हियर? 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड टू लोकल बॉडीज, है ना। 1/3 मेंबर जो होंगे वो कहाँ से इलेक्ट होंगे? लोकल बॉडीज से इलेक्ट होंगे। लोकल बॉडी का मतलब क्या हुआ? लाइक ग्राम पंचायत, लाइक जनपद पंचायत, लाइक जिला पंचायत, है ना। हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। सो जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है वहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं कितने मेंबर? 1/3। 1/3 मतलब कितना होगा? मान लो फिर से 300 मेंबर है किसी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसका फिर 1/3 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे हम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमने देखा था फर्स्ट में 100 मेंबर आ गए थे जो इलेक्ट किए गए थे विधानसभा से। सेकंड में भी 100 मेंबर आ गए दैट आर इलेक्टेड टू लोकल बॉडीज, जो कि लोकल बॉडीज से इलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड कहाँ से आते हैं। ये 100 हो गया था, ये भी 100 हो गया था, है ना। टोटल 300 हमने लिया था एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं कि 1/12 आर इलेक्टेड टू टीचर्स। 1/12 क्या होते हैं? जो टीचर्स होते हैं, है ना, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो याद रखोगे 1/12 आर इलेक्टेड टू टीचर, 1/12 आर इलेक्टेड टू ग्रेजुएट। ये जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना उनमें से, है ना, एजुकेशन फील्ड के जो लोग हैं उनमें से 1/12 2 टाइम आ रहे हैं। अब 300 का 1/12 कितना होगा? 300 बाई यदि आप 12 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 75। मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं एक बार फिर से यहाँ पे सॉल्व करके। 300 डिवाइडेड बाई 1/12, 6 2 टाइम 6 50 टाइम यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 मेंबर यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ से भी 12 है तो यहाँ से भी 25 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने मेंबर हो गए अभी यहाँ तक? 100 ये था, 100 ये था, 25 ये, मतलब 250 मेंबर हो गए हैं। अब लास्ट बचता है हमारा कि जो 1/6 मेंबर होंगे, 1/6 मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। 1/6 मेंबर जो होंगे टोटल का, मतलब 300 टोटल हमने लिया था, इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे? किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? यहाँ पे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, मतलब डायरेक्ट गवर्नर उनको अपॉइंट कर देगा एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। सो 100 मेंबर यहाँ पे आ गए थे हमारे जब हमने 300 का 1/3 लिया था, 300/3 किया था। ऑब्वियसली यहाँ पे भी 100 आ गए थे हमारे, है ना। यहाँ पे कितने आए थे? 25, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे 50। देखा जाए टोटल कितने हो गए? 50, 75, 100, 200, 300, है ना। सो टोटल 300 मेंबर हमारे आ गए हैं ये 5 अलग अलग फील्ड से। सो इस तरह से कंपोजिशन किया जाता है जो विधान परिषद है उसके मेंबर का। याद रखना है आप लोगों को 1/3 मेंबर कहाँ से इलेक्ट किए जाएंगे? विधानसभा से। विधान परिषद का जो 1/3 है उसके कहाँ से 1/3 मेंबर कहाँ से लेके जाएंगे? विधानसभा से। 1/3 कहाँ से आ जाएंगे? लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत वगैरह से। 1/12 कहाँ से आ जाएंगे? टीचर्स से। 1/12 ग्रेजुएट से। एंड 1/6 क्या होंगे? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट कर दिए जाएंगे। और गवर्नर ऐसे ही किसी को भी तो अपॉइंट नहीं कर सकता, कुछ फील्ड होती है, तो ये 4 फील्ड से उन्हें अपॉइंट कर सकता है। आर्ट की फील्ड से, आर्ट मतलब लाइक कोई क्रिकेटर, लाइक कोई एक्टर जो आर्ट कह सकते हैं, कला दिखाते हैं ना, आर्ट दिखाते हैं, आर्ट शो करते हैं, तो आर्ट की फील्ड से आ जाएंगे। इसी तरह लिटरेचर की फील्ड से आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह साइंस की फील्ड से आ जाएंगे और इसी तरह सोशल सर्विस की फील्ड से आ जाएंगे, समाज सेवा करने वाले लोग। तो ये 4 फील्ड से जो हमारे गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को, 1/6 मेंबर को विधान परिषद में। आई होप आपको कंपोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट मेंशन किए हैं, आप एक एक पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से लर्न कर सकते हैं क्योंकि समझ में तो इजीली आई होप आपको आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट द टर्म ऑफ विधान
परिषद। कितना टर्म होता है विधान परिषद का, कितना कार्यकाल होता है विधान परिषद का, यू विल नॉट कन्फ्यूज़, ठीक है ना, कितना कार्यकाल होता है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्यकाल के बारे में, टर्म के बारे में। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इट इज़ अ परमानेंट हाउस एंड इट कैन नेवर बी डिसमिस्ड। दिस पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है ना। विधान परिषद जो होती है वो परमानेंट हाउस है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब इसे कभी हटाया नहीं जाता। जैसे हमने देखा था विधान परिषद का टर्म कितना था, सॉरी विधान सभा का टर्म कितना था, 5 साल का था। 5 साल में डिसॉल्व होती थी, इलेक्शन होते थे, नए मेंबर्स आते थे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की, तो ये परमानेंट हाउस है, कभी भी इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब ये हटती नहीं है, कंटिन्यू चलते रहती है, कंटिन्यू चलते रहती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज़ अ परमानेंट हाउस एंड इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, इसे कभी हटाया नहीं जा सकता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट इज, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो परमानेंट है बट इसके मेंबर तो परमानेंट नहीं होते होंगे। बोले एक बार आया और लाइफ टाइम चल रहे हैं, बोले 60 साल की उम्र तक, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके मेंबर का कितना टर्म होता है ये आपको याद रखना है। इसका तो कोई टर्म नहीं होता विधानसभा का, ये कंटिन्यू चलती है, बट इसके मेंबर का जो टर्म होता है दैट इज 6 ईयर। मतलब एक बार में विधान परिषद के लिए कोई मेंबर इलेक्ट होके हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, तो वो कितने साल तक मेंबर रहेगा, 6 साल तक मेंबर रहेगा विधान परिषद का। अब बोले सर 6 साल के बाद तो वो जाएगा, इसी तरह सारे मेंबर 6 साल के बाद जाएंगे जितने भी आते हैं, तो फिर नई विधान परिषद तो आएगी ना, तो फिर वो तो बोल सकते हैं कि हम वो हट सकती है, डिसॉल्व हो सकती है लाइक विधानसभा। नो, इसके मेंबर जो हैं 6 साल में तो हटते हैं, बट सारे मेंबर 6 साल में नहीं हटते हैं। इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं, है ना, मान लो एक बार में 1/3 चले जाएंगे, फिर 2 साल का गैप होगा, फिर 1/3 चले जाएंगे, और इसी में नए जो हैं 1/3 जाते भी हैं और न्यू 1/3 इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते भी जाते हैं। मतलब हर 2 साल में न्यू 1/3 मेंबर जाएंगे, है ना, हर 2 साल में, और इसी तरह हर 2 साल में न्यू 1/3 मेंबर आते भी जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इस तरह से मान लो टोटल 90 मेंबर है, तो 30 जो है जिनका आज इस वर्ष 6 साल कंप्लीट हो गया वो चले जाएंगे, फिर 1/3 जो है न्यू हो जाएंगे, है ना। मान लो इसी तरह हमने 90 मेंबर का एग्जांपल लिया है, फिर 30 जो हो गए वो 2 साल के बाद चले जाएंगे। 90 मेंबर का 1/3 30 ही होगा ना, 30 ही होगा। वो फिर 2 साल बाद चले जाएंगे, फिर 2 साल बाद मतलब फिर न्यू 1/3 आ जाएंगे। फिर इसी तरह से जिनका 6 साल कंप्लीट होते जाता है, हर 2 साल के गैप में वो जाते जाते हैं, और न्यू मेंबर क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते जाते हैं। सो यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। सिंपल पॉइंट है, 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं, ये आपको याद रखना है बस, है ना, ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं लेना है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे टर्म समझ में आ गया होगा कि परमानेंट हाउस है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में यहाँ से क्या होते जाते हैं, यहाँ से रिटायर होते जाते हैं। चलिए ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस। मतलब जो विधानसभा होती है और जो विधान परिषद होती है, उनके मेंबर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है, किन किन क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, कैसे कोई भी व्यक्ति एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिंपल एमएलसी या एमएलए बन सकता है। तो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट, इट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए तभी बन सकता है। सिंपल पॉइंट है, सभी को पता होता है ना। इट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, इट मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सिंपल है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो कहीं पे पहले वो अपनी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब, जहाँ से उन्हें सैलरी मिलती थी, तो वो पोस्ट से उन्हें अब रिज़ाइन करना होगा, मतलब किसी दूसरी जगह से उन्हें सैलरी नहीं मिलना चाहिए, प्रॉफिट लाभ नहीं मिलना चाहिए, है ना। सो याद रखोगे, इट मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पे वो नहीं होना चाहिए। बात कर लेते एज के बारे में कि यदि आपको एमएलए बनना है तो आपके लिए आपके पास कितनी एज होना चाहिए, और एमएलसी में आपको जाना है तो आपके पास कितनी एज होना चाहिए। सो 25 ईयर फॉर एमएलए
MLA एंड 30 ईयर फॉर MLC। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। MLA के लिए विधानसभा का मेंबर आपको बनना है तो कम से कम 25 ईयर का आपको होना चाहिए इन क्वालिफिकेशंस के साथ, और MLC के लिए कितना होना चाहिए, मान लो आपको विधान परिषद का मेंबर बनना है तो आपकी एज होना चाहिए 30 ईयर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, MLA 25 ईयर, MLC 30 ईयर। आई होप ये क्वालिफिकेशंस आपको क्लियर होंगे अबाउट द मेंबरशिप ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, डिफरेंस पूछे जाते हैं जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं, है ना। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग इज मेकिंग लॉस। हमने डिस्कस किया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है इसका काम क्या होता है, कानून बनाने का काम होता है। तो अब कानून बनता कैसे, हमने तो देख लिया बनाएंगे वो कानून, बट कानून बनता कैसे है। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने बोला चलो कानून बनाते हैं, बोले आज बैठे हैं तो बोले कानून बन गया। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रोसेस होती है ना। तो ये कौन कौन सी प्रोसेस होती है वही हम यहाँ पे देखेंगे, कानून बनाने की, मेकिंग लॉस की, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है विल के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपने 2 टर्म्स सुना होगा, फर्स्ट इज बिल एंड सेकेंड इज एक्ट, है ना। एक्ट आता है मतलब कोई भी कानून जो हम पढ़ते रहते हैं कभी कि बोले ये कानून, वो कानून, वो कानून, ये कानून। सो ये होता है हमारे कानून या एक्ट। बट बिल क्या होता है ना। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधान परिषद या विधानसभा में जब भी कोई कानून बनता है तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आया, किसी ने प्रपोज किया और बोले वो कानून बन गया। क्या होता है, उसके लिए पहले प्रोसेस चलती है, मतलब एक प्रपोजल लाया जाता है कानून बनने से पहले कि हमें ये कानून बनाना चाहिए, इसमें ये पॉइंट सही होगा, इसमें ये पॉइंट गलत होगा, है ना। तो कानून बनने से पहले जो प्रपोजल लाया जाता है, मतलब जब कानून बना नहीं है उसके पहले प्रपोजल आया है, मान लो कुछ राइटिंग में, कुछ पेपर्स में लिख के लाए हुए हैं कि भैया हमें ऐसा 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 करना चाहिए। तो जब तक कि वो पास नहीं हो जाता दोनों हाउस से या फिर गवर्नर की सिग्नेचर के बाद पास नहीं हो जाता, तब तक वो क्या कहलाता है, तब तक उसे हम बिल बोलते हैं। और जैसे ही वो पास हो जाएगा उसे हम एक्ट बोलेंगे। सिंपल, आपको ये याद रखना है। देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। एवरी लॉ, है ना, मतलब कोई भी कानून इज इनिशियली ड्राफ्टेड, शुरू में कैसे तैयार किया जाता है, कोई भी कानून बनने से पहले जो ड्राफ्टेड होता है एज अ प्रपोजल, है ना, एक प्रस्ताव जो लाया जाता है कि भैया हमें ऐसा कुछ ऐसा कुछ कानून बनाना होगा, ऐसा कुछ एक्ट बनाना होगा, है ना। सो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। एवरी लॉ इज इनिशियली ड्राफ्टेड एज अ प्रपोजल, कोई भी कानून बनने से पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है ना, प्रपोजल लाया जाता है। तो यही डेफिनेशन बोला गया है, एवरी विल इनिशियली ड्राफ्टेड एज अ प्रपोजल, और दिस प्रपोजल इज कॉल्ड, है ना, इस प्रपोजल को क्या बोलते हैं, दिस प्रपोजल इज कॉल्ड विल। इस प्रपोजल को क्या बोलेंगे हम, बिल बोलेंगे। सपोज करो हमने एक्ट लेके आया कि बोले हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं जो 18 साल से ज़्यादा के हैं वो वोट देने का उनके पास राइट है, ठीक है ना। अब मान लो इसे कानून बनाना है, तो अब ये कानून ऐसे थोड़ी बन जाएगा। पहले मान लो कोई पेपर होंगे, कोई भी मिनिस्टर क्या करेगा, ऐसी कुछ बातें पेपर में डिटेल में लिख के लाएगा कि हमें ऐसे कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ कानून लेके आना चाहिए। तो अभी क्या है, ये कानून नहीं बना है, तो कानून बनने से पहले इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बिल बोलेंगे। और जब ये पास हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगी गवर्नर के, तब ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। एवरी लॉ इज इनिशियली ड्राफ्टेड एज अ प्रपोजल एंड दिस प्रपोजल इज कॉल्ड बिल, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन अबाउट द बिल। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बिल, कि बिल के टाइप कितने होते हैं। तो जनरली अकॉर्डिंग टू अवर दिस चैप्टर, विल को हम यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज ऑर्डिनरी विल, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ विल इज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब जो नॉर्मल हमारे विधेयक होते हैं, विल को हिंदी में विधेयक बोला जाता है ना। ऑर्डिनरी जो होते हैं नॉर्मल कानून बनाने से रिलेटेड। एंड सेकेंड इज मनी विल। मनी मतलब ऑब्वियसली दैट इज रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड जो होते हैं, लाइक बजट वगैरह हमारा जो पेश किया जाता है, टैक्सेशन सिस्टम वगैरह जो लाए जाते हैं। सो ये हम काहे में देख सकते हैं, मनी विल में। एक तो सिंपल कानून होते हैं और दूसरा पैसों से रिलेटेड होता है। सो ये 2 टाइप होते हैं विल के, याद रखोगे। ऑर्डिनरी विल इट इज़ द फर्स्ट टाइप एंड मनी विल इट इज़ द सेकेंड टाइप, ठीक है। बट मनी विल है या ऑर्डिनरी विल है, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये बिल मनी बिल है, ये बिल ऑर्डिनरी बिल है ना। लाए तो मिनिस्टर्स के द्वारा लाए जाते हैं, बट डिसाइड किसके द्वारा होता है, सर्टिफाइड किसके द्वारा होता है। तो जो स्पीकर ऑफ विधानसभा है, हमने पढ़ा था कि विधानसभा जो होती है
उसका एक हेड होता है जो कि सारी जितनी भी कह सकते हैं एक्टिविटीज़, जितने भी फंक्शंस, जितने भी काम होते हैं विधानसभा के, वो सारे देखता है, उसे हम स्पीकर बोलते हैं। तो स्पीकर ऑफ विधानसभा सर्टिफाइड एनी बिल एज अ मनी बिल। कोई भी बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, सिंपल मनी बिल किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? जो स्पीकर ऑफ विधानसभा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु सर्टिफाइड एनी बिल एज अ मनी बिल, है ना, कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? सो यू विल रिमेंबर वाई द स्पीकर ऑफ विधानसभा। विधानसभा के जो स्पीकर होंगे हमारे, उनके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, विधानसभा के स्पीकर के द्वारा, कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्या होता है यहाँ पे बिल और कितने टाइप होते हैं बिल के। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द मनी बिल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को मनी बिल के बारे में यही याद रखना है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा, मतलब जो लोअर हाउस होता है हमारा। मनी बिल जो होगा वो सिर्फ कहाँ पे, यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल को सिर्फ विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि विधान परिषद में भी। ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ये दोनों हाउस में, बोथ हाउस में से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। बट जो मनी बिल होगा वो सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है मनी बिल के बारे में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट आपको, कि मनी बिल को सिर्फ विधानसभा में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विधानसभा में ही सिर्फ ला सकते हैं। बट ऑर्डिनरी बिल जो होगा वो दोनों हाउस में लाया जा सकता है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, दोनों हाउस में हम ला सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट्स सेंड टू विधान परिषद विच कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि विधानसभा में बिल आया, मनी बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, विधानसभा ने जो जो पॉइंट्स थे देख लिए, उसे पास कर दिया। अब ये जाता है विधान परिषद में, ठीक है ना, विधान परिषद में जाएगा। अब विधान परिषद में जाएगा तो विधान परिषद सिर्फ क्या कर सकती है, इस बिल में कोई चेंज नहीं कर सकती। कोई पॉइंट उन्हें लग रहा है कि यार ये थोड़ा नेगेटिव है या ये पॉइंट नहीं भी होना चाहिए इस बिल में, तो फिर भी वो उसे मना नहीं कर सकती, वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है। इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, है ना, विच कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विधानसभा में जब विधान परिषद में जब मनी बिल जाता है ना, विधान परिषद याद रखना है, विधानसभा बोल दिया था मैं, सॉरी, विधान परिषद में जब मनी बिल जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, मनी बिल में कोई चेंज नहीं कर सकते। और ये जरूरी नहीं है कि इन रिकमेंडेशन को विधानसभा के द्वारा माना ही जाए, चाहे तो वो इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट अबाउट द मनी बिल, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इट कैन कीप इट ओनली 14 डेज। विधान परिषद में जब बिल जाता है ना, तो इसे सिर्फ वो 14 डेज़ के लिए अपने पास रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोले रखे हैं 2-4-6 महीने बैठे हैं आराम से, लेकिन नो, मैक्सिमम 14 दिनों तक जो मनी बिल है वो विधान परिषद अपने पास रख सकती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। और एक और जो पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्पीकर सर्टिफाइड करता है कोई भी बिल एज अ मनी बिल या नहीं। तो कौन कौन से पॉइंट हमने मनी बिल के बारे में डिस्कस किया, इसे सिर्फ विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इट्स सेंड टू विधान परिषद विच कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। उसके बाद इसे विधानसभा में भेजा जाता है जो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, सिफारिश कर सकती है, कोई चेंज नहीं कर सकती है ना। और फिर विधानसभा पे डिपेंड करता है कि वो इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। और इसे ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक अपने पास रख सकते हैं। और स्पीकर सर्टिफाइड करता है किसी भी बिल को कि वो मनी बिल है या नहीं, ठीक है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी बिल के बारे में, तो इसे दोनों हाउस, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यदि मान लो विधानसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, विधानसभा में पास हो गया, इंट्रोड्यूस होने के बाद पास हो गया, तो ये विधान परिषद में जाएगा। और विधान परिषद में जाने के बाद विधान परिषद के पास 3 राइट होंगे। ऑर्डिनरी बिल को लेके इनके पास 3 राइट्स होते हैं। नॉर्मली हमने देखा था मनी बिल को लेके विधान परिषद के पास कोई राइट नहीं थे, बट ऑर्डिनरी बिल को लेके इनके पास 3 राइट होते हैं। इट कैन पास, इट कैन अमेंड और इट कैन रिजेक्ट। ये इसे पास कर सकते हैं, चाहे तो फेल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर अमेंडमेंट मतलब कुछ सुधार भी कर सकते हैं। ये राइट होते हैं ऑर्डिनरी बिल को लेके किसके पास, जो विधान परिषद होती है उसके पास, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यदि रिजेक्ट कर दिए हैं
या फिर अमेंड कर दिए हैं तो वो फिर से क्या होगा, विधानसभा के पास जाएगा। उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो चेंज होंगे और फिर उसके बाद विधान परिषद के पास एक बार और आएगा। बट यदि पास कर दिए, जब भी पास होता है विधान परिषद से, विधानसभा से भी पास हो गया था, विधान परिषद से भी पास हो गया था, सो इसके बाद क्या होता है, जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा, आफ्टर द पास बाय बोथ हाउस इट सेंड टू गवर्नर फॉर इट एसेंस। उसके बाद गवर्नर के पास भेजा जाएगा, गवर्नर के सिग्नेचर के लिए, है ना। और गवर्नर जब सिग्नेचर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल बन जाएगा। पहले एक्ट था, है ना, उसके बाद पहले बिल था, अब उसके बाद क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। पहले बिल था, अब एक्ट बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरह से कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो एक्ट बनता है। ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, या तो विधानसभा में भी लाया जा सकता है, विधान परिषद में भी लाया जा सकता है। विधानसभा में लाए मान लो तो उसके बाद वो पास होने के बाद विधान परिषद जाएगा, जहां उसे पास भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया कि उस पर अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, कुछ सुधार करने की बात भी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जब वो पास हो जाता है विधान परिषद से भी, विधानसभा से हो गया था, विधानसभा परिषद से भी हो गया, उसके बाद किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। और गवर्नर जब इसे पास कर देगा तो ये बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। इस प्रकार से कोई भी एक्ट बनता है। सो आई होप आपको मनी बिल और जो ऑर्डिनरी बिल है उनके डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट यू विल रिमेंबर, जो हमारे बजट वगैरह पेश किए जाते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं मनी बिल का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट किस प्रकार की बिल का एग्जाम्पल है, देन यू विल रिमेंबर इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मनी बिल, है ना। मनी बिल का ये एग्जाम्पल होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिविक्स चैप्टर नंबर 3, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं आपको सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 1 बाय 1 आप सारे वीडियो देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और आपके फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।